वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को रस के बारे में बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है स्टूडेंट, और कुछ अगला पार्ट इसका मैं कल लेकर के आऊँगा, और आज बस इसका इंट्रोडक्शन ही चलेगा, ठीक है ना। कल रस के भाग और इसके कुछ प्रकार रहेंगे, ठीक है। चलिए आज देख लेते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के सामने रस है, और रस देख रहे हैं रस क्या होता है। तो अभी मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि रस होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो रस जो है, रस का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह आस्वाद करना, ठीक है ना। यानी रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यहाँ पे देखिएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा, रस का शाब्दिक अर्थ जो होता है आस्वाद, आनंद और क्या, चाव और स्वाद हो जाएगा, ठीक है। धातु या क्रिया, धातु या क्रिया जिसको हम कहते हैं श्री, ठीक है। इसकी धातु या क्रिया क्या होती है? श्री होती है। परिभाषा इसकी क्या होती है? तो परिभाषा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो परिभाषा हृदय में आनंद की अनुभूति, ठीक है ना। हृदय में आनंद की अनुभूति क्या कहलाता है? रस कहलाता है। पहली बात तो ये हो जाएगी कि हृदय में आनंद की अनुभूति ही रस कहलाता है। दूसरी बात अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? किसी विषय, घटना, दृश्य, वास्तु, पदार्थ के बारे में सुनकर, देखकर, पढ़कर श्रोता, दर्शक, पाठक के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है तो उसे हम रस कहते हैं, ठीक है ना। जो आनंद की अनुभूति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ समझ में बात आ रही होगी ना कि या तो छोटा सा डेफिनेशन आप लोग कह सकते हो कि हृदय में आनंद की अनुभूति रस कहलाता है, अथवा देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है ना कि दे देता है हृदय में आनंद की अनुभूति को क्या कहते हैं? तो रस कहते हैं, ठीक है। किसी विषय, घटना, दृश्य, वस्तु, पदार्थ के बारे में सुनकर, देखकर, पढ़कर श्रोता या दर्शक या पाठक के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला अगर मैं बात करता हूँ तो रस के प्रतिपादक, प्रणोता, प्रवर्तक और जनक इसके कौन कहे जाते हैं? तो यहाँ से ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके जनक जो हैं वह आचार्य भरत मुनि को कहा गया है, ठीक है ना। इनके जो जनक है आचार्य भरत मुनि को कहा गया है। रस से संबंधित पुस्तक, काव्य और ग्रंथ क्या होती है? तो यह नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र का मतलब देखो, नाट्य शास्त्र का मतलब जानते हो ना। नाट्य शास्त्र का मतलब होता है जैसे मूवी आप देख रहे हो, मूवी में कौन सा हीरो कौन सी प्रदर्शन कर रहा है। देखो एक ही मूवी में आपको बहुत सारी भाव देखने के लिए मिलेगा। एक ही मूवी को देख करके आप परेशान भी हो जाते हो, एक ही मूवी को देख करके आप रोने भी लगते हो, ऐसा दृश्य दिखता है तो, ठीक है ना। और एक ही मूवी को देख करके एक ही मूवी में मार धाड़ भी दिखाई देता है, ठीक है ना। और एक ही मूवी में कुछ ऐसा सीन रहता है जिसके वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं? खुश भी हो जाते हैं। तो यह क्या हो जाता है? इसका नाट्य शास्त्र होता है, ठीक है ना। यानी नाट्य शास्त्र का मतलब सारी चीज़ों का मेल ही क्या कहलाता है? नाट्य शास्त्र होता है, ठीक है ना। कभी किसी पुस्तक को पढ़ करके हमारे मन में वैसा भाव आ जाना, ठीक है ना, तो यह नाट्य शास्त्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। नाट्य शास्त्र का मतलब ही हो जाता है कि सारी की सारी चीज़ें, ठीक है ना, सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे इसी में आपका आनंद भी आएगा, इसी में आपको रोना भी आएगा, और इसी में आपको मतलब कि लड़ाई झगड़े भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? नाट्य शास्त्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब बात आती है, देखो यहाँ पर दिया है उपाधि। तो इसकी उपाधि पंचम वेद में देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। बहुत सारे वेद हैं, सारे वेद में थोड़ी बहुत देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन पंचम वेद में इसका बहुत ही ज़्यादा भाव देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पर रस सूत्र जो होते हैं, रस सूत्र जो होते हैं, रस सूत्र
वह विभाव होता है, अनुभाव होता है, व्यभिचारी भाव होता है, संयोगात होता है और रस निष्पत्ति होता है, यानी रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है ना। अब एक बात और आ जाती है, रस के तत्व। देखो रस के समानता अगर मैं बात करता हूँ ना, तो इसके तीन तत्व होते हैं, अवयव, तीन तत्व या अवयव होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। ठीक है ना। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इसके तीन तत्व होते हैं। ठीक है ना। और केवल अगर रस के तत्व की बात अगर की जाए ना, तो वह कितने होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। यानी केवल और केवल अगर रस के तत्व की बात की जाती है तो वह चार प्रकार के होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो पहला क्या हो जाएगा, तो पहला आप लोगों के सामने है विभाव। देखो पहला विभाव हो जाएगा, दूसरा अनुभाव हो जाएगा, तीसरा संचारी भाव हो जाएगा, चौथा अस्थाई भाव इसका हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिएगा एक चीज आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ना, तो विभाव, विभाव के कितने भाग होते हैं, तो विभाव के यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो विभाव के 11 भाग होते हैं। ठीक है ना। विभाव के कितने भाग होते हैं, तो विभाव के 11 भाग होते हैं। ठीक है। विभाव के कितने भाग, तो 11 भाग। अनुभाव के कितने भाग, तो 4 भाग होते हैं। और ये थोड़ी कंफ्यूजन है स्टूडेंट, ये शायद 2 तो होते हैं। अच्छा चलिए यहाँ पर इसको मैं कल कंफर्म कर लूँगा विभाव को। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा कल। ठीक है। यहाँ अनुभाव, अनुभाव के कितने, 4 भाग होते हैं। और संचारी भाव के कितने, तो 33 भाग होते हैं। ठीक है। और अस्थाई भाव के कितने, तो 9 भाग होते हैं। तो वाइज आप लोगों को इसी में बताऊंगा, इसी वीडियो में ट्रिक वाइज बताऊंगा कि कैसे रस को पहचान सकते हैं। देखते ही रस का 1 सेकंड में आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना। महज आप लोग देखोगे और तुरंत समझ में बातें आ जाएंगी कि कौन कौन से ये रस हैं। ठीक है। मतलब आपको पूरा अर्थ निकालने की आवश्यकता तक नहीं पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं, टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो यहीं तक ला करके आप लोगों को छोड़ दिया था। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर रस क्या होता है, रस और अस्थाई भाव, रस और अस्थाई भाव इसके देख लेते हैं। तो पहला श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस का क्या होता है, अस्थाई भाव रति या प्रेम होते हैं। उसके बाद वीर रस है, वीर रस का अस्थाई भाव जो होता है उत्साह होता है। देखो डेफिनेशन की बात मैं करता हूँ ना, तो डेफिनेशन एक तो बताऊंगा, बाकी सारी डेफिनेशन आप लोग अपने से बना सकते हो। ठीक है। देखिए जैसे करुण रस है, करुण रस का यहाँ पे शोक या दुख हो जाएगा। हास्य रस है, हास्य रस का क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा, जिसको हंसी कहते हैं। ठीक है। भयानक रस है, भय हो जाएगा, और इसको सामान्य भाषा में डर कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, अच्छा हाँ एक चीज हाई स्कूल और इंटर वालों के बिना पे बता रहा हूँ, इसका डेफिनेशन पूछता है उसमें, तो परिभाषा उसमें पूछता है, तो कैसे परिभाषा आप लोग दोगे। जैसे मान लीजिए कि श्रृंगार रस की परिभाषा देना है। ठीक है। तो जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। ठीक है ना। रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। फिर से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई योगी अब बात। ठीक है। इसी प्रकार से वीर रस का भी हो जाएगा। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे वीर रस कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा ये वाला जो इधर का हिस्सा लिखा हुआ हूँ ना, ये जो चीजें हैं ये सामान्य भाषा है आप लोगों के सामने। ठीक है ना। सामान्य भाषा, जैसे रति को प्रेम कहते हैं, उत्साह को जोश कहते हैं। ठीक है ना। शोक को दुख कहते हैं, हास को हंसी कहते हैं, भय को डर कहते हैं। ठीक है ना। बाकी रस अगले वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ, अगले वाले इसमें पार्ट में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ इतना हो गया, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, रौद्र रस आप लोगों के सामने है। रौद्र रस का क्या हो जाएगा, अस्थाई भाव क्रोध हो जाएगा। अगर हमको देखो अस्थाई भाव अगर याद हो ना,
तो खूब बढ़िया से आराम से बिल्कुल हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विभत्स रस का क्या हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा। अद्भुत रस का क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा। शांत रस का क्या हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और डेफिनेशन परिभाषा कैसे बनानी है तो वो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा विभाव, विभाव के कितने भाग होते हैं और सबसे पहले चीज विभाव क्या होता है। देखो विभाव जो होता है ना, आपके मन में, मन मस्तिष्क में बिल्कुल अपना स्थान ग्रहण किए रहता है और केवल वह क्या चीजों को, वह अस्थाई भाव को उत्पन्न करता है। सारे अस्थाई भाव आपके अंदर होते हैं, सारे अस्थाई भाव जो होते हैं ना आपके अंदर ही पाए जाते हैं। वो कोई चीजें देख करके या किसी चीज से डर जाना, किसी चीज के प्रति प्रेम दिखाना, ठीक है ना, किसी से गुस्सा करना, क्रोध करना, जुगुप्सा, ग्लानि करना, ठीक है ना, और कभी आश्चर्य करना, कभी निर्वेद होना, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये सारे के सारे भाव जो होते हैं ना विभाव के कारण ही उत्पन्न होते हैं। जैसे देखो विभाव के जो होते हैं दो भाग होते हैं, पहला आलंबन, दूसरा उद्दीपन। पहला आलंबन, दूसरा उद्दीपन। देखो आलंबन क्या है, अगर मैं मान लेता हूं कि आलंबक क्या है, शेर है, ठीक है ना, तो अगर उसका उद्दीपन क्या होगा, जंगल की स्थिति हो जाएगी कि जंगल कितना घना है, ठीक है। और शेर को देख करके अभी हम अगर मैं शेर को देख लूंगा आगे सामने तो क्या होगा, मेरे अंदर जो है भय हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में बात आ रही है ना, तो भय हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या है, कभी भी आलंबन को देख करके यानी विभाव के अनुसार ही हमारे अंदर अस्थाई भाव का उत्पन्न होना पाया जाता है, ठीक है। अब बात आती है अनुभाव। देखो अनुभाव का मतलब क्या होता है, देखो ये काव्यिक होते हैं। पहला ये, इसके भेद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं अनुभाव के। अगर क्वेश्चन करे कि अनुभाव के कितने भेद होते हैं तो 4 होते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें काव्य का होना पाया जाता है, वाचिक यानी वार्तालाप का होना पाया जाता है, आहार्य, ठीक है ना। आहार्य मतलब कि कोई आपको आहार्य का मतलब ये हो जाएगा कि कोई साधन का होना पाया जाएगा, सात्विक, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी पाएंगी जिनका कोई मोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के अनुभाव होते हैं, 4 प्रकार के क्या होते हैं, अनुभाव होते हैं। इसके बाद बात आ जाती है संचारी भाव की। देखिएगा बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं जो कि आपके खुद आपके अंदर विराजमान होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो निद्रा, देखो समय आने पर निद्रा आ जाती है, ठीक है। संतोष, असंतोष भी हो जाएगा, ठीक है ना। आलस्य, मूर्छा, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है संचारी भाव के अंतर्गत आएंगी। क्लियर है, आई होप दैट कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए होंगे तो। आगे चलते हैं, अगला आप लोगों के सामने ये है, ठीक है, श्रृंगार रस। देखो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। और श्रृंगार रस को ही रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस को ही रसों का क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। देखो मैंने एक डिफिनेशन आप लोगों के सामने रखा हुआ है कि जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से, सहयोग नहीं सॉरी, ये संयोग होगा, यहाँ पर संयोग लिख लेना, ठीक है ना, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। संयोग से रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, तो यह संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। देखो 2 भाव में ये प्रयोग किए जाते हैं श्रृंगार रस। देखो रति जो है ना अस्थाई भाव, वह 2 भाग में प्रयोग किया जाता है। एक तो संयोग श्रृंगार रस, ठीक है ना। संयोग श्रृंगार रस क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। वियोग श्रृंगार रस यानी बिछड़ने की भावना जब पाई जाती हो तब वियोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार रस जब मिलने की भावना पाई जाती है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि एज अ ट्रिक करके कि यह मिलने के भाव को प्रदर्शित करेगा और यह यहाँ पर आपको क्या प्रदर्शित करेगा, यह बिछड़ने के भाव को प्रदर्शित करेगा, यह बिछड़ने के भाव को प्रदर्शित करेगा। यानी संयोग जो होगा वह मिलने के भाव को, वियोग जो होगा वह बिछड़ने के भाव को प्रदर्शित करेगा। संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं, तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर जहाँ पर एक प्राणी दूसरे प्राणी के संयोग अथवा मिलन, स्पर्श, वार्तालाप
भाव द्वारा अभिव्यक्ति प्रदर्शन करता हो। समझ में बात आई ना? यानी किसी के मिलने का भाव बेसिकली प्रदर्शित होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है। और भी चीजें कहाँ कहाँ पर आती हैं, देखो नायक नायिका के प्रेम का वर्णन, जैसे में अगर एक पिक्चर चल रही है वहां पे हीरो हीरोइन जो होते हैं, ठीक है। आगे की बात करता हूँ तो यहाँ पे वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, जीव और इनके प्रति जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तो वह क्या होता है। अब जैसे कोई महंगी वस्तु है, मान लो मोबाइल फोन है, ठीक है ना। अगर 50,000 का मोबाइल फोन लिए हो, अब मान लो तुम्हारे हाथ से अभी मान लो यहाँ पे रख करके गए और फिर भूल गए उसको, तो दिमाग पे अगर बात नहीं चलेगी, यानी अगर मिलने की आशा रहेगी, तब तो क्या होगा कि यह संयोग श्रृंगार रस में आएगा। और अगर एकदम बिल्कुल तरीके से ऐसा लगेगा, कोई मान लो तुम्हारी पॉकेट मार लिया, तो यह क्या आएगा, वियोग श्रृंगार रस में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो चीजों का होना पाया जाता है। प्रेम भी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, एक मिलने पर जैसे कोई रिश्तेदार वगैरह आ जाता है तो वह भी एक रति हमारी जो क्या होती है, उनके प्रति क्या होती है, रति का भाव होता है, ठीक है ना। रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। और वियोग जब वो जाने लगते हैं तो वहां पर वियोग नामक अस्थाई भाव होता है, ठीक है। मतलब वियोग श्रृंगार रस का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। तो अगला आप लोगों का, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ संयोग श्रृंगार रस का, ठीक है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौहे करे भवनी कहे देन नटी जाए, ठीक है ना। देखो, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ठीक है ना, समय करे भवनी कहे देन नटी जाए, ठीक है ना। यानी बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी मुरली को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं, ठीक है ना। मुरली को चुरा लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो, चुराने से अर्थ ये आया कि बाद में वह मतलब दिया जा सकता है पूरी तरीके से। अब कृष्ण की मुरली कोई पूरी तरीके से थोड़ा नहीं चुराता है, ठीक है। तो ये गोपियों द्वारा की गई शरारत है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। रस से आपका आगे लेकर के चलूंगा क्लास, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिएगा, वियोग श्रृंगार रस से मैं लेकर के आप लोगों का आगे चलता हूँ, ठीक है। वो भाई का कॉल आने लगा था। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो जहाँ पर किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी से कुछ समय के लिए अलगाव दिखाया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो, ये वीरा नहीं विरह का वर्णन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वहाँ पर भी वियोग श्रृंगार रस होता है। जहाँ आंसू तो हो परंतु खुशी के आंसू हो, तो यह भी क्या होता है, यह वियोग श्रृंगार रस होता है। अब यहाँ पर बात मैं आगे करता हूँ, देखिएगा। मधुबन, यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मधुबन तुम कहते रहते हरि, बिना श्याम सुंदर के तुम क्यों न जरे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मधुबन मतलब हो जाएगा, यहाँ पर देखो बगीचे से लगाया गया है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि गोपियाँ कह रही हैं श्री कृष्ण के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि यह वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जलने वाली बात भी कही गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर रस, वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वह आपका क्या होता है, उत्साह होता है। वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वह क्या होता है, उत्साह होता है। यहाँ पर देखिएगा, देशभक्ति की भावना का होना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपका देशभक्ति की भावना का होना पाया जाएगा। दीन दुखियों की सहायता करना, ठीक है ना। अत्याचारों को रोकने के लिए शत्रु का दमन करना, अपमान के लिए बदला लेना, समाज राष्ट्र की उन्नति, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अगला मैं करता हूँ, अगला बात कर रहा हूँ। देखो, वीर, जैसे ही वीरता की बात की गई, इसका मतलब क्या है कि यह वीर रस है। यहाँ पर नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यह आपका वीर रस के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है करुण रस। देखिए, करुण रस किसे कहते हैं, तो सबसे पहली चीज कि करुण रस
कुछ आवाज़ गूंज रही होगी स्टूडेंट, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि घर पे लाइट रह नहीं रही है तो दूसरी जगह मुझे वीडियो आज तो कई बार वीडियो ख़राब होने के बाद ये तीसरी बार मैं मतलब क्लास आप लोगों की मेंटेन करके फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बात ना करते हुए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि अब इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग मोटिवेट नहीं करते हो। वीडियो को कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी की क्षति या हानि होने के कारण, ठीक है ना, हानि होने के कारण हृदय में उत्पन्न शोक का भाव। देखो ध्यान से समझना, जैसे अगर कोई मान लो 40-50 हज़ार का मोबाइल है और वह गिर जाता है अगर आपके हाथ से छूट करके, तो वह क्या है, वह वस्तु की हानि हो रही है। अर्थात ये भी एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका शोक जो है यह क्या है, यह अस्थाई भाव है। तो आप लोग जानते हो कि डेफिनेशन कैसे बोलते हैं, पिछले क्लास में मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग वीडियो सेक्शन में जा करके चेक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में तो अभी नहीं डाल पा रहा हूँ, जल्दी वो भी कोशिश कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे दिया हुआ है कि अभी तो मुकुट बंधा था, माथ कल ही हुए हल्दी के हाथ, ठीक है ना, खुले बिना तेल बिना तेल आज के बोल, हाय रुक गया, ये शायद ना ये तेल नहीं होगा। ठीक है, आज के बोल, हाय रुक गया यही संसार। तो देखो यह हाय जो है ना, हाय अगर किसी वाक्य में आ रहा है, इसका मतलब कि क्या आ रहा है, शोक की भावना प्रदर्शित हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। हास्य रस, यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो अस्थाई भाव इसका हास होता है। ठीक है, और किसी प्राणी की वेशभूषा, आकृति, क्रियाकलाप आदि को देखकर जो हमारे मन में हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, तो उसे हास्य रस कहते हैं। क्लियर है। जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को धक्का देकर जा बैठो घोड़ी पर। ठीक है, सपने में ही उसकी शादी का होना पाया जाता है। तो ये देखो हंसी की भावना प्रतीत हो रही है कि नहीं, वो सपने में भी अपनी शादी को क्या करता है, देखते रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यह हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। आई होप दैट आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूँ स्टूडेंट आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। भयानक रस। भयानक रस क्या होता है, भयानक रस देखिएगा, भयानक रस इसका अस्थाई भाव क्या होता है, अस्थाई भाव इसका भय होता है। ठीक है ना, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है, भय होता है। किसी हिंसक प्राणी, जहरीले जीव जंतु, त्रासदी, बाढ़, भूकंप, सूखा, कोरोना आदि बड़ी आपदा, युद्ध की स्थिति आदि के कारण भय उत्पन्न होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह भयानक रस में आता है। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर मैं बात आगे कर रहा हूँ तो देखो जैसे दिया हुआ है कि यहाँ पर देखो कोई भी चीज़ अगर इनमें से आ रहा है ना तो ये भयानक रस होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे दिया हुआ है कि एक और अजगर लखी, एक और मगराय। देखो मगराय मतलब मगरमच्छ होता है, मगराय मतलब क्या होता है, मगरमच्छ होता है। और इस वीडियो में बिल्कुल ट्रिक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये सारी की सारी जो ऊपर है ये कोई डेफिनेशन नहीं है स्टूडेंट, या आप लोगों के सामने मैं ट्रिक पेश कर रहा हूँ कि इस ट्रिक को देख करके ना आप कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है ना। रस क्या होता है, रस देखो अपने अंदर की भावना ही क्या कहलाती है, रस कहलाती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो रस जो होता है ना वो अपने अंदर की भावना ही होती है। नॉर्मली जो भाव होता है, जैसे देखो बहुत सारे हमारे अंदर भाव पड़े होते हैं, अस्थाई भाव पड़े होते हैं, उसको प्रयोग में रख करके हम लोग क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ जैसे ये दिया हुआ है कि एक और अजगर लखे, एक और मृगराय, और बिकल बटती बीच में परियो मूर्छा खाए। तो यह क्या हो जाएगा, यह भयानक रस का उदाहरण है आपके। ठीक है ना। रौद्र रस, जिसको कि जिसका अस्थाई भाव क्रोध होता है। ठीक है ना, रौद्र रस जिसका अस्थाई भाव क्रोध होता है। यहाँ पर आगे देखते हैं, जैसे देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अपने सगे संबंधियों का अपमान होने के कारण या झूठा दोष आरोपण, झूठे लांछन लगाने के कारण, जानबूझकर किसी के द्वारा हानि करने का कारण। अब ये चीज़ें अगर होती है ना एक मनुष्य के लाइफ में तो उसको ऑटोमेटिक क्रोध का होना पाया जाता है। ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर रौद्र रस का होना पाया जाएगा। बहुत ही भयंकर तरीके से देखते हुए चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जाएगा जैसे दिया हुआ है कि कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हो अरे निर्बोध। ठीक है ना,
तो देखो सक्रोध क्या मतलब ही हो जाता है क्रोध, और जैसे ही ये क्रोध का मिलना क्रोध का होना पाया जा रहा है तो हमें तुरंत पता चल गया कि यह क्या होगा, रौद्र रस होगा, क्योंकि क्रोध जो है वह रौद्र रस का क्या है, अस्थाई भाव होता है। वैसे भी अगर ये सारी भावनाएं आ रही है, देखो सगे संबंधियों का अपमान, ठीक है ना, झूठा दोष का आरोपण किसी के ऊपर, झूठा लांछन लगाना, जानबूझकर किसी की हानि करना, ठीक है ना। आगे देखते हैं, विभत्स रस जो होता है इसको जुगुप्सा कहते हैं, इसका अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो विभत्स रस क्या होता है। विभत्स रस अगर मैं बात करता हूँ तो देखो जैसे गला सड़ा, मतलब विभत्स का मतलब ही क्या होता है ना, अगर मैं बात करता हूँ तो घृणा होता है। विभत्स का मतलब ही क्या होता है, घृणा होता है। जैसे गला सड़ा, जला हुआ दृश्य, जीव जंतु वस्तु पदार्थों का वर्णन, खून हड्डी मांस मज्जा आदि का, ये मज्जा रहेगा, मजा नहीं रहेगा, ये मज्जा रहेगा, मज्जा आदि का वर्णन, ठीक है। तो यह क्या कहलाता है, विभत्स रस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आगे चलते हैं, जैसे दिया हुआ है कि सिर पर बैठो काग, कोई जानवर है, मरा पड़ा हुआ जानवर है, तो दिया हुआ है कि सिर पर बैठो काग, आंख दो खारत निकारत, गीत जांग को गिद्ध, सॉरी गीत नहीं होगा, ये गिद्ध होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यह गिद्ध दिया हुआ है, ठीक है ना। गिद्ध जांग को खोद खोद कर मांस उपारत, ठीक है ना। यहाँ पर दिया हुआ है देखो, गिद्ध जांग को खोज खोज कर मांस उपारत, वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो यह क्या हो जाएगा, ये मांस है, और मांस को देख करके ही आप बता सकते हो कि यह क्या है, यह आपका विभत्स रस है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, तो अगला 8वां पार्ट, अद्भुत रस, जो जिसका स्थायी भाव विस्मय होता है, ठीक है ना। असंभव कार्य को संभव करके दिखाया जाता है इसमें, और कल्पना से परे की वस्तुएं, विषय वस्तु का वर्णन किया जाता है, चमत्कार का होना पाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, ठीक है, घोड़ा कैसे जाए पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार, ठीक है ना। देखो असंभव, एक बात और बता देता हूँ, यह अतिशयोक्ति अलंकार का होना पाया जाता है इसमें, यानी चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार का होना पाया जाता है, यानी चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना। अब यहाँ पर बात आ जाती है, देखो आखिरी और लास्ट आज का टॉपिक, ठीक है, शांत रस या निर्वेद, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, ठीक है। यहाँ पर आत्मा परमात्मा जीव प्रकृति के रहस्यों का वर्णन होता है, ठीक है ना। मोह माया के दूर, मतलब मोह माया से दूर जो ऋषि मुनियों तपस्वियों, ठीक है ना, तपस्विनियों के का बोध पाया जाता है। वस्तु पदार्थों से विरक्त का वर्णन पाया जाता है, ठीक है, यानी हर एक चीज को छोड़ा हुआ इंसान पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये शांत रस होता है, मतलब कि जहाँ पर ऋषि मुनियों की बात की जाएगी ना, ऑटोमेटिक शांत रस का होना पाया जाएगा। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा इसको। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं, और ये चारों के चारों पहले ही आज डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के साथ। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है ना, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे रूप के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि 4 प्रकार ये क्रिया विशेषण के कौन कौन से होते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पहला जो होता है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, दूसरा जो होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, तीसरा जो होता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, और चौथा जो है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। इसमें से पहला मैं आप लोगों को सामने पेश कर रहा हूँ। पहला देखिएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और ये जो आप लोगों की वीडियो है वह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेखपाल, एसएससी और जितने भी पेपर में हिंदी पूछे जाते हैं ना, उसमें बहुत ही बेहतरीन क्लास सबके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। आगे देखिएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण यह 2 प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह स्थितिवाचक होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे सामने भीतर बाहर निकट आदि, ये सारे के सारे क्या आते हैं, स्थितिवाचक में आ जाते हैं। यह 2 ही प्रकार के होते ही हैं, ठीक है ना। पहला जो होता है वह स्थितिवाचक होता है, दूसरा जो होता है वह दिशावाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है।
अगर देखिए कहीं पे इधर उधर दाएं बाएं जिधर दिया हुआ है तो यह क्या हो जाएगा, यह दिशावाचक क्रिया विशेषण होता है। यह आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, यह दिशावाचक क्रिया विशेषण होता है यहाँ पर देखिए, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अब तक आप लोगों को बिल्कुल तरीके से समझ में आया होगा कि क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थ के आधार पर यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण है, तीसरा जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, चौथा जो है वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और जिसमें से पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुका। और यहाँ से आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा। ये संभव नहीं है स्टूडेंट कि मैं यहाँ से आप लोगों का कॉपी करके वहाँ पे डालूँ, ठीक है ना, बट कोशिश रहेगा यही, ठीक है, कोशिश यही रहेगा कि आप लोगों को मैं बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करूं, और भी चीज़ें और भी सुधार लाऊंगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे, यानी दूसरा पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। 3 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला होता है समयवाचक। देखो समय का बोध होना पाया जाता है, जब समय का बोध होना पाया जाएगा तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाएगा। पहला जो होता है समयवाचक, जैसे आज कल पहले पीछे परंतु फिर, यह क्या है, यह कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। उसमें भी पहले पार्ट में समयवाचक आएगा, ठीक है ना। अवधिवाचक, अवधिवाचक क्या होता है देखिएगा, ये कॉमा लगाना भूल गया स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है ना, ये आप लोग कॉमा लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे आजकल, नित्य, निरंतर, लगातार, दिन भर, सबका, कब का इत्यादि, ये क्या होता है, यह अवधिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है ना। आगे चल रहे हैं, पौन्य पूर्ण्यवाचक होता है, पौन्य पूर्ण्यवाचक होता है, ठीक है। इसमें क्या आता है, तो इसमें आप लोगों के शब्द कौन कौन से हैं, देखो प्रतिदिन है, घड़ी घड़ी है, कई बार है, हर दफा है, दूसरी है, तीसरी है, इत्यादि, ठीक है ना। ये आपके इतने आते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की, तो ये परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है यह 5 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो है वह 5 प्रकार के होते हैं। पहले अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें भी 5 प्रकार में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे देखो अधिकता और न्यूनता और पर्याप्त, तुलना और श्रेणीवाचक, ठीक है ना। ये 5 प्रकार के होते हैं परिमाणवाचक। अब इसमें देखिएगा अधिकतावाचक में कौन कौन से आ जाएंगे, तो अधिकतावाचक में देखो बहुत, भारी, बिल्कुल, अत्यंत, सर्वथा आ जाएगा। न्यूनतावाचक में कुछ, लगभग, थोड़ा और जरा आ जाएगा। पर्याप्तवाचक में बस, केवल, काफी, चाहे, बराबर, ठीक, यथेष्ट इत्यादि आ जाएंगे। तुलनावाचक, तुलनावाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, तो इसमें आपका अधिक, इतना, उतना, कम इत्यादि आ जाएंगे। श्रेणीवाचक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यह थोड़ा थोड़ा, क्रम क्रम और बारी बारी, ये चीजें आ जाती हैं श्रेणीवाचक में, ठीक है ना। आशा नहीं, पूरा विश्वास करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का है, अगला आप लोगों के सामने ये है, कौन सा, तो आप लोगों के सामने रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, चौथा है, ठीक है ना। देखिएगा ये 7 प्रकार के होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये 7 प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, इसमें जो बात आती है, यह पहला तो होता है प्रकारवाचक, ठीक है ना। पहला जो होता है वह प्रकारवाचक होता है, ठीक है ना। प्रकारवाचक क्रिया विशेषण में कौन कौन से आते हैं, तो ऐसे जैसे, अचानक, जैसे तैसे, ठीक है। निश्चयवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण देखिएगा, यह अवश्य, यथार्थ, निसंदेह, बेशक, जरूर, दरअसल, यह आपका आ जाता है निश्चयवाचक में, ठीक है ना। अनिश्चयवाचक में शायद, संभवतः, यथासंभव इत्यादि, यह अनिश्चयवाचक में आ जाएंगे, ठीक है ना। स्वीकारवाचक में, स्वीकारवाचक में हाँ, जी, ठीक,
ये आपका स्वीकार वाचक में आ जाते हैं। मतलब स्वीकारना, कोई भी शब्द जब स्वीकारा जाता है तो वो वाले जो शब्द हैं वह आपके स्वीकार वाचक में आ जाते हैं। कारणवाचक, देखिए इसलिए और अतः ये दो ही हैं कारणवाचक में, ठीक है ना। इसके बाद निषेधवाचक, निषेधवाचक का मतलब न से, यानी नहीं से संबंध होना पाया जाएगा, ये निषेधवाचक होंगे, ठीक है ना। ये क्या उनसे होंगे, ये निषेधवाचक होंगे। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर देखिए अवधारणावाचक, ठीक है ना। अवधारणावाचक तो यह क्या हो जाएगा, भार, मात्र, तक, सा, तो इत्यादि, यह क्या हो जाएंगे, यह अवधारणावाचक। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ स्टूडेंट, यहीं तक आप लोगों का ये 4 पार्ट खत्म होता है। पहले वाले को चलता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा, अब तक आप लोगों के सामने जो किया गया था, आप लोगों के सामने अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद अब तक हम लोगों ने देखा था। अब देखते हैं रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद 3 होते हैं, जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा, ये वाला दिया हुआ है आपका। पहला दिया हुआ है मूल क्रिया विशेषण दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है यौगिक क्रिया विशेषण दिया हुआ है, तीसरा आपका ये यौगिक है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा सही से लिख लीजिएगा, यौगिक क्रिया विशेषण है। और तीसरा आपका संयुक्त क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। जो कि पहला यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ क्या है कि मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण क्या होता है, तो जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, ठीक है ना, जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द दूसरे के मेल से नहीं बनते हैं, दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। उन्हें क्या कहते हैं, मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जैसे उदाहरण क्या हो जाता है, तो उदाहरण आपका ठीक हो जाएगा, दूर हो जाएगा, अचानक हो जाएगा, फिर हो जाएगा इत्यादि। ये सारी चीजें अगर कहीं पे आ रही हैं, किसी क्वेश्चन में आ रही हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये मूल क्रिया विशेषण है। वैसे भी अगर मैं बात करता हूं तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला मूल क्रिया विशेषण, दूसरा यौगिक क्रिया विशेषण, और तीसरा जो होता है संयुक्त क्रिया विशेषण होता है। इसमें से मूल क्रिया विशेषण को क्या कहते हैं, जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, यानी कोई दूसरा शब्द इसमें दूसरे शब्दों का मेल नहीं होगा, ठीक है ना, तो वह क्या हो जाएगा, वह आपका मूल क्रिया विशेषण कहा जाएगा। जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर आदि, ठीक है ना, यह क्या हो जाएगा, यह मूल क्रिया विशेषण कहे जाते हैं, ठीक है ना। यौगिक क्रिया विशेषण क्या होता है, यह यौगिक है, यौगिक नहीं है, यौगिक क्रिया विशेषण है, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है ना। यौगिक क्रिया विशेषण क्या होता है, तो जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, यानी जो शब्द दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, चुपके से, यहाँ तक, मन से, इत्यादि, ठीक है ना, मन से इत्यादि, यह क्या हो जाएगा आपका, यह यौगिक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा, तो यौगिक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं स्टूडेंट, देखिए तीसरा पार्ट की बात करते हैं, तो यह होता है संयुक्त क्रिया विशेषण। दो शब्दों के योग से बनते हैं, ये जो संयुक्त क्रिया विशेषण होते हैं दो शब्दों के योग से बनते हैं, उसे संयुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं तो उसे संयुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, रात दिन हो जाएगा, बार बार हो जाएगा, जब जब हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। क्लियर है ना, ये क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया विशेषण कहलाता है। अब एक चीज और भी देख लेते हैं स्टूडेंट, देखिए रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद हो गए, ठीक है ना। अब एक चीज और देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का, एक सेकंड कॉल आ रहा था, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर स्टूडेंट क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वह आपके 3 होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजन क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण
होते हैं। ये 3 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। कौन कौन से? तो साधारण क्रिया विशेषण, संयोजन क्रिया विशेषण और अनुबंध क्रिया विशेषण होते हैं। ये 3 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेशन है, कुछ 2-3 क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण कौन सा शब्द होता है भाई? विकारी होता है, अविकारी होता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण जो है वह अविकारी होता है। क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? यह अविकारी होता है। ठीक है ना, क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? अविकारी हो जाएगा। अब बात आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वह धीरे धीरे चल रहा था, इसमें क्रिया विशेषण है। ठीक है ना, अब जरा अभी अभी मैं आप लोगों को पढ़ा करके आया हूं कि धीरे धीरे अगर जिसमें आएगा ना तो वही क्रिया विशेषण हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 सही है। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वह कितने होते हैं? तो वह 4 होते हैं। ठीक है ना, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। जैसे तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ ही गया कि ये 4 भेद होते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मोहन उधर गया। मोहन उधर गया, यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है ना, फुल स्टॉप मतलब खड़ी पाई जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, मोहन उधर गया, यह क्या हो जाएगा? इसमें शब्द का क्रिया विशेषण है। ठीक है ना, मोहन उधर गया। ठीक है ना, इसमें जो उधर है इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ था स्टूडेंट, ये नहीं लग पाया है। ठीक है ना, तो इसमें रेखांकित शब्द जो है कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है? तो इसमें जो होगा, देखो उधर, उधर का मतलब इधर उधर जब भी आएगा तो वह क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, वाक्य में आप लोगों का अगर मैं बात करता हूँ तो शब्द, ठीक है, देखिएगा सबसे पहली चीज इसमें आ जाती है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण आप लोग जानते हो ना कि जैसे अगर मैं लिख दिया कि करो, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ये क जो है वह वर्ण है। ठीक है ना, ये क्या है? यह एक वर्ण है। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या है? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को, देखो यहाँ तक पूरा का पूरा एक समूह बन जा रहा है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? यह आपका क्या हो जाएगा? तो यह जो है यह आपका हो जाएगा एक शब्द हो जाएगा। ठीक है, वाक्य की बात कर लेते हैं इसमें। वाक्य क्या होता है? तो देखो यहाँ पर दिया है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। ठीक है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो होता है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो तो उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य जैसे वह कार्य करता है, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ जैसे वह कार्य, ठीक है, वह कार्य करता है। ठीक है, वह कार्य करता है, यह एक क्या हो जाएगा? यह एक वाक्य हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर चलिएगा, आगे चलते हैं, इसमें आगे लेकर के चलते हैं। अगला देखिएगा इसमें वाक्य के अंग कितने होते हैं? तो वाक्य के अगर मैं बात करता हूँ अंग की ना, तो ये सामान्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, ये पहला जो होता है, पहला उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। ठीक है ना, अच्छा इसको अंग्रेजी में अगर बात करते हैं तो अंग्रेजी में यह क्या होता है? यह सब्जेक्ट होता है, अंग्रेजी में सब्जेक्ट होता है। और यह क्या होता है? तो यह प्रेडिकेट होता है। ठीक है ना, यह प्रेडिकेट होता है। ठीक है, यह अंग्रेजी में क्या होता है? तो प्रेडिकेट होता है। उद्देश्य किसे कहते हैं? बात आती है उद्देश्य की, तो उद्देश्य किसे कहते हैं? चलिएगा देखिएगा, उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है ना, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, यानी वाक्य का मुख्य हिस्सा जो होता है ना, वाक्य का मुख्य हिस्सा जो होता है वह उद्देश्य होता है। वाक्य का मुख्य हिस्सा, अगर मैं लिखता हूँ कि राधा कार्य करती है,
ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ राधा कार्य करती है, राधा कार्य करती है, मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ। तो इसमें उद्देश्य क्या होगा, तो राधा हो जाएगा, यही तो मेन है ना। तो जो मेन होती है वही क्या होती है, जो मेन होता है किसी भी वाक्य में उसी को हम उद्देश्य कहते हैं। यानी जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, विधेय। ठीक है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, यहाँ पर देखिएगा, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। जैसे उदाहरण ये आप लोगों का सामने है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होते हैं। ठीक है, देखो परिश्रम करने वाला व्यक्ति, यह यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है, यह वाक्य का उद्देश्य है। क्या है, यह वाक्य का उद्देश्य है। ठीक है, यह वाक्य का उद्देश्य है। ठीक है, यह वाक्य का उद्देश्य है, सदा सफल होते हैं, यह क्या है, यह वाक्य का विधेय है। ठीक है, इसको डिनोट कर लीजिएगा बहुत बढ़िया से। ठीक है, यह वाक्य का क्या है, यह वाक्य का विधेय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला देखिएगा, वाक्य के भेद। अब देखो वाक्य के भेद जो है ना, वो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तो यह 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वाक्य के भेद जो हैं वह अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। पहला अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पहला विधानवाचक वाक्य होता है। दूसरा अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दूसरा आपका निषेधवाचक वाक्य होता है। ऐसे ही 8 प्रकार के होते हैं। अभी पहला देख लेते हैं। तो पहला विधानवाचक वाक्य दिया हुआ है, ठीक है ना। विधानवाचक वाक्य दिया हुआ है कि दिया हुआ है, देखिए इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो डेफिनेशन दिया हुआ है, जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने की सूचना मिले तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, किसी चीज का सूचना मिलना अगर मैं बात करता हूँ, और अंग्रेजी में इसी को ना विधानवाचक वाक्य को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, विधानवाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने की सूचना मिले तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, देखो लग रहा है सूचना मिल रही है, ठीक है ना। मैंने दूध पी लिया है, मैं किसी को बता रहा हूँ कि मैंने दूध पी लिया है, ठीक है। तो यह भी क्या हो जाएगा, यह विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। क्लियर है। अब बात आती है निषेधवाचक वाक्य। चलिए आगे चलते हैं। निषेधवाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों से कार्य के ना होने का बोध हो तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो, ये क्या हो जाएगा, यह निषेधवाचक वाक्य हो जाएंगे। तीसरा देखो, तो तीसरा आपका आज्ञावाचक वाक्य है। और आज्ञावाचक वाक्य कहते किसे हैं, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जिन वाक्यों से आज्ञा उपदेश प्रार्थना का बोध होना पाया जाता है तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा उपदेश प्रार्थना का बोध होना पाया जाता है तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, मोहन तुम बैठ कर पढ़ो। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया जा रहा है, इसमें आज्ञा दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है। और इसमें बाकी अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा वाला वाक्य दिया हुआ है, बड़ों का सम्मान करो, तो यह भी क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाता है। और इसको अंग्रेजी में अगर मैं बात करता हूँ ना, तो इंग्लिश में इसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा होगा प्रॉपर, ठीक है। और इसमें अगला बात करता हूँ मैं। अगला देखो, अगला दिया हुआ है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है ना, प्रश्नवाचक वाक्य दिया हुआ है। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे दिया हुआ है कि तुम कहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसमें देखो कहाँ आया है, इसका मतलब प्रश्न। और ये इसको सबसे बढ़िया पहचानने का ट्रिक यही है कि आपका क्या होगा, आपका यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का होना बोध पाया जाएगा। ठीक है ना, जैसे रमेश कहाँ गया, तो यह भी क्या है, यह आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 5वां दिया हुआ है इच्छावाचक वाक्य दिया हुआ है। जिन वाक्यों से सामान्यतः इच्छा, आशीष, शुभकामनाएं इत्यादि का बोध होना पाया जाता है तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं।
ठीक है ना, या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। या ऐसे भी बोल सकते हो कि जिन वाक्यों से सामान्यतः आपका इच्छा अर्थात आशीर्वाद, शुभकामनाएं इत्यादि का बोध होना पाया जाता है, तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला पर चलते हैं। अगला आप लोगों के सामने ये है उदाहरण इसका, तुम्हारा कल्याण हो, ये किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ये कामना की जा रही है, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, यह इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। छठवां की बात मैं करता हूँ। छठवां आप लोगों के सामने ये दिया हुआ है कि विस्मयवाचक वाक्य। देखो, यह ऐसे वाक्य होते हैं जो सामान्यतः आश्चर्य, घृणा, शोक आदि का बोध होता है। जो सामान्यतः आश्चर्य, घृणा और शोक आदि का बोध होता है, तो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर देखो विस्मय सूचक चिन्ह आया है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, शाबाश तुमने यह काम तुमने बहुत अच्छा काम किया, यह भी क्या हो जाएगा, यह विस्मयवाचक वाक्य हो जाएंगे। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला आप लोगों के सामने दिया हुआ है संदेहवाचक वाक्य दिया हुआ है। यह ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें संदेह या संभावना व्यक्त किया जाता है। जिसमें संदेह या संभावना व्यक्त किया जाता है तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह आ रहा होगा पर मुझे क्या मालूम। देखो, संदेह की बात की जा रही है, मतलब मुझे पता ही नहीं है कि वह आ रहा होगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा और इसका यह एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है? अगला चलिएगा, अगला देखते हैं। तो अगला आपका दिया हुआ है संकेतवाचक वाक्य, आठवां। अगला संकेतवाचक वाक्य होता है। तो संकेतवाचक वाक्य जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला अगर मैं बात करता हूं, तो पहला हो जाएगा आपका, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। ठीक है ना, यह क्या हो जाएगा, संकेत, सूचना दी जाना। ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। देखो, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो यह सामान्यतः 3 होते हैं। ठीक है ना, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला जो होता है, पहला सरल वाक्य या साधारण वाक्य होता है। ठीक है ना, और दूसरा जो होता है, दूसरा आपका संयुक्त वाक्य होता है। तीसरा जो होता है वह मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, अब पहला वाक्य देखो, हेडिंग कर लेते हैं। पहला वाक्य आप लोग लिख लीजिएगा, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिन बातों में केवल एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय हो तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। देख रहे हो ना, यहाँ से आपका टॉपिक है कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय हो तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है कि जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया घटित होती है तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ये रहा। जैसे मुकेश पढ़ता है, देखो सरल वाक्य है। ठीक है ना, एक ही इसमें कर्ता भी है और एक ही आपका क्या वर्ब भी है। ठीक है ना, राकेश ने भोजन किया, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना, राकेश ने भोजन किया। अब दूसरी चीज बात कर लेता हूँ दूसरे पार्ट की, तो संयुक्त वाक्य आ जाता है। जिन वाक्यों के बीच में योजक चिन्ह, जिन वाक्यों के बीच में योजक चिन्ह या शब्द आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। ठीक है ना, दिया हुआ है प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। दूसरा, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है ना, तो देखो किंतु परंतु अगर आता है तब भी क्या हो जाएगा, यह आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहचान लिया हुआ है कि जितनी भी इनमें से अगर कोई भी वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वह संयुक्त वाक्य के अंतर्गत
आएंगे, ठीक है ना। आपका तीसरा दिया हुआ है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पर मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यह प्रधान या तथा आश्रित उपवाक्य से मिलकर बनता है, यह प्रधान या आश्रित उपवाक्य से मिलकर बनता है, ठीक है ना। पहचान, जैसे यहाँ पर देखो इतनी सारी चीजें, अगर की आ रहा है, की के इर्द गिर्द यहाँ पर कोई शब्द है, तो भी आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य कहा जाएगा। जो या डॉट 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 वह आएगा तब भी मिश्रित वाक्य कहा जाएगा। और इसके बाद जैसा डॉट 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 वह आएगा तब भी मिश्रित वाक्य। जितना उतना, जहाँ वहाँ, जैसे तैसे, अगर ये सारी चीजें आती हैं तो यह वहाँ पर मिश्र वाक्य की पहचान होती है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का इससे संबंधित वाक्य की प्रैक्टिस रहेगी और आपका उपवाक्य का भाग नंबर 1 रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं कुछ यूनिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।